चल। नमस्ते अमरदीप जी, वेलकम। नमस्ते। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थैंक्स अ लॉट कि आप आए और इतनी जहमत उठा के आपने सारा चक्करों में हाँ, वो तो करना ही पड़ा। इन दिनों में ना 3-4 महीनों में मैं रोज यही करता हूँ। मतलब अलग अलग ऐप से करता हूँ, क्योंकि कभी किसी ने इंटरव्यू करनी होती है, कभी अब्रॉड, कभी पंजाब, कभी कहीं और। तो इंटरव्यू आजकल ऐसे ही लेते हैं सभी, चैनल वाले भी ऐसे करते हैं, मगर जूम पे पहली बार है मेरा। अच्छा। हाँ। तो पहला सवाल मैं गोकुल को दूंगा, उसने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और वो बहुत सारी कविताएं प्रिपेयर की है उसने इस हाँ, बीच। मैं सुनी, गोकुल की कविता सुनी है मैंने, बहुत अच्छी थी, जितनी भी सुनी है मैंने। तो गोकुल, आप अपना सवाल पूछिए सर से जो आपने भेजा है। जी। नमस्ते सर, नमस्ते सबको। सर मेरा सवाल ये है कि हम एक्टिंग करते हैं थिएटर में या कहीं पे कोई इंस्टीट्यूशन में करते हैं, तो वहाँ पे पोइट्री को बहुत जोर दिया जाता है कि पोइट्री पढ़िए, पोइट्री को याद करिए, उसको नरेट करिए। तो मेरा सवाल ये है सर कि एक्टिंग को कैसे इनहेंस करती है पोइट्री, कैसे बढ़ाती है? जी जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। मैं क्योंकि खुद भी मैं कवि हूँ, इसलिए मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा। बात ये है गोकुल और बाकी दोस्तों, मैं यहीं अभी मुंबई में ही हूँ, मैं मुंबई में ही रहता हूँ और मैं अभी यारी रोड से बोल रहा हूँ। बात ये है कि जब आप एक्टिंग की बात करते हैं और उसके बाद एक्टिंग के आगे जो उसकी कलाएं हैं, जैसे हम फिल्म की बात करते हैं, जहाँ थिएटर की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग पोएट्री पढ़ते हैं, थिएटर लिखते हैं, अमूमन ये माना जाता है कि वो ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं, जिनको पोएट्री समझ में आती है और जिनको पोएट्री लिखनी आती है या जिनको पोएट्री पढ़नी आती है, वो उनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो संवेदनाएं हैं, वो आम लोगों से ज्यादा शार्प होती हैं, ज्यादा बारीक होती हैं, ज्यादा महीन होती हैं। ये बात मानी जाती है शुरू से ही। तो जब हम थिएटर में एक्टिंग करते हैं, तो थिएटर की एक्टिंग अपने आप में ही आपने देखा होगा कि वो काव्यमयी होती है। थिएटर जब शुरू हुआ था तो काव्यमयी एक्टिंग थी। जब हम बहुत पुराना पारसी थिएटर की बात करें, चाहे हमारे जो ग्रंथ हैं उनकी बात करें, चाहे महाभारत की बात करें, चाहे रामायण की बात करें, वो सारे कविता में लिखे गए हैं, है ना। उसी तरह से जब हम कविता को पढ़ते हैं, उसका आनंद उठाते हैं और उसको बोलकर बताते हैं, किसी को सुनाते हैं, तो हम अपने से अलग हो जाते हैं। हम वो नहीं रहते जो हम हैं। जैसे अभी आप बोल रहे थे, ऐसे ही कोई रोमांटिक जब शायरी बोलेगा तो वो एक रोमांटिक कैरेक्टर हो जाएगा। वो एक ऐसा आदमी हो जाएगा, जो एक ऐसा शख्स हो जाएगा जो किसी से मोहब्बत करता है। पोएट्री आपको उस जोन में ले जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पोएट्री को जब समझने वाले जो लोग हैं, एक तो इस तरह से ये इनहेंस करती है कि आपको कैरेक्टर की समझ आती है। मगर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, ये पुराना थॉट है, ये नया थॉट नहीं है। ये मतलब ये ओल्ड स्कूल थॉट है। मैं इसको ज्यादा नहीं मानता। आपने जो बोला ना कि पोइट्री से आप उस जोन में चले जाते हैं, एक्चुअली बिल्कुल ही सही बात है। मतलब मुझे सच में वो रियलाइज होता है कि मगर अब बदल गया है। अब एक्टिंग का जो मेथड है, एक्टिंग को हम जिस तरह से देखते हैं, वो बदल गया है। मगर मैं फिर वही बात करता हूँ कि हम किसान हैं पंजाब में, या जहाँ कहीं भी हम खेती करते हैं, तो कुछ जमीन ऐसी होती है जो जरखेज होती है, जिसमें कुछ भी उगा लो,
उग जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया की जमीन है, चाहे हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, तो वहां पे हम गेहूं भी बीज लेते हैं, हम चावल भी बीज लेते हैं, हम गन्ना भी बीज लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग, ये मेरा, मैं कोई भी बात जो मैं बोलूंगा वो आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं किताबें पढ़ के नहीं बोलने वाला। मेरी अपने आप बातें आती है कि जब जिस हम बोलते हैं कि जो जमीन जरखेज है उस पे आप कोई भी फसल उगा लो उग जाएगी, उसी तरह से मैं ये मानता हूं कि जिस आदमी को पोइट्री की समझ है, जो आदमी कविता को समझता है, कविता को पढ़ता है, कविता को लिखता है, तो उसकी जो जहनियत है वो ही अपने आप में जरखेज है। जब वो किसी करैक्टर को पकड़ेगा, किसी करैक्टर को समझेगा, तो उसमें उतरने की उसके पास शक्ति है जो उस आदमी से ज्यादा होगी जो बोलता है कि मेरे को तो यार कविता समझ में नहीं आती, जो ऐसी बातें करता होगा, जहाँ कविता नहीं पढ़ता होगा, जहाँ उस तरह का एक नजरिया रखता होगा। तो मुझे लगता है कि कविता नहीं अपने आप में उस जहनियत के नजदीक जो बात है, आप कई बार होता है कि वो हम बोलते हैं कि यार ये डायलॉग ही कविता है, इस डायलॉग में कविता है, तो हमको वो उसको पढ़ने में भी मजा आता है, लोगों को सुनने में भी मजा आता है, और हमको उसको कैमरे के या स्टेज पे कहीं भी हम उसको जब प्ले करते हैं तो हम उसको ज्यादा अच्छे तरह से करते हैं बनिस्बत इसके कि वो एक वार्तालाप है, जो वो उसके शब्द है जो जब काव्यक नहीं होते और एक काव्यक होते हैं, तो दोनों बातों में एक्टर को खुद को पता चलता है कि जब वो कन्वे कर रहा है किसी बात को तो उसको ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा मजा आता है उसको। ये बात है यार, मुझे लगता है कि क्लियर कर पाया हूँ मैं कुछ। जी सर। जी जी, थैंक यू सर। जी सर बहुत ही खूबसूरत बात बोली, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखता हूँ, और काफी गहरी बात है ये, क्योंकि जिस भी टेक्स्ट में रिदम होता है और पोइट्री होती है, इसलिए मजा आता है तो वो करने में। पोएट्री सीधा सोल से जोड़ दिया आपको टेक्स्ट के। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। होती है कि पोएट्री है ना जो, वो बहुत दूर तक आपके साथ जाती है। मतलब बिल्कुल पोएटिक डायलॉग होते हैं वो बहुत देर तक आपको याद रहते हैं, बहुत देर तक आपके पीछे जाते हैं, आपके साथ चलते हैं। बहुत हम जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि मैं और मेरी तन्हाई जब आपस में, हाँ ये बात अपने आप मुंह पे आती है हमारे, है ना। जी। तो उस तरह से, क्योंकि एक और आपको बात बताऊं मैं छोटी सी, बेसिकल एक बात ये है कि जब आदमी छोटा होता है, मतलब जब बच्चा होता है, तो बच्चे को वो बातें याद रहती हो जाती हैं जल्दी जो जो तुकबंदी में होती है ना। वो चंदा मामा थे, वो ऐसे करता था, वो दाने अनार के ये मैं खाता, कुछ भी ऐसा, है ना। जब बच्चों की जो बातें हैं वो एक तुकबंदी में होती है। तुकबंदी एक ऐसी एक विधा है कि जो हमको बहुत जल्दी याद होती है, क्योंकि हमको आज मुझे कल पढ़ा शायद ना याद हो, मगर 5वीं में पढ़ा मुझे याद है, क्योंकि वो पोएट्री में था, वो तुकबंदी में था। जी जी जी। मगर पोएट्री पूरी की जो आज की या जो अगली पोएट्री है, जो मतलब जरूरी नहीं है पोएट्री तुकबंदी में हो, मगर पोएट्री में एक लय होती है, जो लय आपके साथ घुल जाती है, वो फिर आप कभी नहीं भूलते। आप कोई मोनोलॉग अगर आपने उस तरह का बोला होगा, कभी भी याद किया होगा, आज से 10 साल पहले याद किया होगा, तो वो बोलोगे यार वो एक बार 10 साल पहले मैंने वहां पे एक थिएटर में ये प्ले किया था, उसमें मेरा ये डायलॉग था, मुझे आज भी याद है। तो उन शब्दों में एक ऐसी, वो शब्द एक्चुअली हमारे दोस्त होते हैं, उस तरह के शब्द जो पोएट्री में आते हैं, इसलिए उन शब्दों से हमारी दोस्ती
होनी बहुत कुदरती बात है, वो हमें बहुत जल्द याद होते हैं और हमें अच्छे लगते हैं। और तो वही जो गोकुल ने पूछा था, तो जब हम करते हैं उसको उसको प्ले करते हैं, उसको कैमरा के आगे हो चाहे, तो एक छोटी सी बात आगे, जैसे कई बात हमको सीधे रूप में अगर देखते हैं तो वो पोइट्री नहीं लगती, मगर वो पोइट्री होती है कि जब जब गणेश गायतोंडे बोलता है कि अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है, इसमें पोइट्री है बेसिकली। जी ये बात इसमें एक कविता है इसमें। इस पे अगर मतलब गोकुल चाहे तो पूरी कविता लिख सकता है कि अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है। इस लाइन को लेकर पूरी कविता लिखी जा सकती है। जी यही बात सर, मेरा दूसरा सवाल है कि आप एज अ डायरेक्टर, हम नए एक्टर्स को एक गाइडेंस चाहिए जो कि मैं हर डायरेक्टर से पूछना चाहता हूं कि हम अपने प्रैक्टिस के लिए ये मोनोलॉग्स तैयार कर रहे हैं और ताकि हमारा ग्रोथ हो, और ये भी कि अगर कभी किसी ने पूछा तो हम ये मोनोलॉग्स उन्हें भेज भी सके किसी डायरेक्टर को या कास्टिंग डायरेक्टर को। तो हम किस तरीके के मोनोलॉग्स चूज करें, मतलब जो कि हमारे लिए हर तरीके से फायदेमंद हो, हमारा पर्सनल ग्रोथ भी हो, और जब हम भेजें तो लोगों को भी हमें कुछ दिखे। तो कुछ इस बारे में अगर बता सकें। जी, ये अगर आप किसी से भी सवाल पूछो तो इसमें जो बेसिक है, जो वो बात यही बताई जाती है कि इसमें वेरिएशन बहुत होनी चाहिए, मोनोलॉग में मूड की वेरिएशन बहुत होनी चाहिए कि उसमें एक ये ड्रामा का एलिमेंट होता है। असल में एक ड्रामा का मोनोलॉग होता है, एक फिल्म का मोनोलॉग होता है। मैं इसको भी ऐसे देखता हूँ कि हम कभी कभी देखते हैं कि हम थिएटर में थे जब, हम भी जहाँ हमसे छोटे भी जब भी वो थिएटर की बात करते हैं तो वो जब बोलते हैं तो वो बाद में वो फिल्मों में भी हुआ। जब नाना पाटेकर का टाइम था तो एक मोनोलॉग बोलने का एक बात का वैसा ही स्टाइल था कि कभी बोलते बोलते हंसना, फिर रोने लगा, फिर हैरान हो गया, फिर ये हो गया। मतलब कितनी ही वेरिएशन। ये एक आम थॉट है मोनोलॉग के बारे में कि ऐसा होना चाहिए कि आप अपने मोनोलॉग में अपनी ज्यादा से ज्यादा जो आपका टैलेंट है, जहाँ आपने जो मेहनत की है, वो ज्यादा से ज्यादा मेकर को, डायरेक्टर को दिखा पाए। ये एक आम बात है। जब मैं जानते हैं एक्टर्स के बारे में, खास तौर पे उन एक्टर्स के बारे में जो थिएटर बैकग्राउंड से आए हैं, तो हमें एक उनका ये फॉर्मूला हुआ करता था कि एक ना वन मैन परफॉर्मेंस तैयार करते हैं तो वो जाके ऑडिशन में बताएंगे। तो वो बड़ी मशहूर बात थी कि आशीष विद्यार्थी भाई ने जब वो आए थे, बहुत बाद में बहुत बड़े नामवर एक्टर हैं वो, तो आशीष विद्यार्थी ने एक वन मैन परफॉर्मेंस तैयार की थी। और उनके बारे में तब मतलब जो मुंबई वाले हैं वो मजाक बनाया करते थे कि आशीष विद्यार्थी तो डायरेक्टर के वॉशरूम में जाकर भी वो मतलब ऑडिशन दे देता है, वो दिखा देता है। क्योंकि बात बेसिकली ये थी कि महेश भट्ट साहब के वो वॉशरूम में, मतलब महेश भट्ट साहब के वो रूम में गया और महेश भट्ट साहब ने हाथ धोने थे, कुछ खा रहे थे तो हाथ धोने थे, तो वो उनके पीछे ही चले गए आशीष भाई स्टेशन पे हाथ धो रहे हैं और आशीष को वो देख रहे हैं। ये एक उस टाइम का था, मतलब एक थिएटर बैकग्राउंड से आने वालों का एक ऐसा तैयार कर लो। अब थोड़ा बदल गया है, पूरा नहीं बदला, वो एक बेस है, वो एक बेसिक है, वो अलग बात है। मगर अब जब हम फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म की एक्टिंग है जो बहुत
हर कोई बोलता है कि नेचुरल होना चाहिए, है ना, लाउड नहीं होना चाहिए, अंडर प्ले करो। जैसे मैं अपने जो छोटा मोटा मैंने काम किया है, मैं अपने हर एक्टर को यही बोलता हूँ कि यार एक्टिंग करने का मतलब है एक्टिंग ना करना। आप एक्टिंग मत करो, आप उस बात को फील करो। अभी 4 महीने पहले जीत मेरे साथ ही फिल्म करके आया पंजाब में, तो मैंने इनकी एक एक्टिंग वर्कशॉप ली थी और मैं 4 दिन वर्कशॉप में सिर्फ यही कह रहा था कि बस यार आपने एक्टिंग नहीं करनी, आप स्क्रिप्ट पढ़ो, अपना कैरेक्टर पढ़ो। और जितने भी लोग हैं जो भी थे वर्कशॉप में, सभी को ये बोल रहा था कि एक्टिंग नहीं करनी। तो अब जो आप बात कर रहे हो, मुझे लगता है, ये मेरा कहना है कि आपको अपने मोनोलॉग में बहुत वेरिएशन देने की जरूरत नहीं है। आज का जो सिनेमा है, आज के जो मेकर हैं, वो जो देखते हैं, तो आपको उसमें उसको ड्रामाटाइज करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जरूरत है इंटेंसिटी की। उस एक भी अगर आप एक कैरेक्टर ही पकड़ के जो बोल रहे हो ना, उसका अगर एक इमोशन से ही आप जुड़ के पेश कर रहे हो अपने आप को के, तो वो कितना कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात। जी वो जो पुराना वो एक आइडिया है कि एक पल के लिए होता था ना कि वो ऐसे होता, दूसरी हंसने लगता था, जी ऐसे हो गया। वो नहीं, मतलब वो बात करने की जरूरत नहीं है। जब मोनोलॉग की बात आती है तो मुझे इरफान भाई का बहुत याद आता है। आप सबने भी देखा होगा, रोग में ना वो एक डायलॉग बोलते हैं शुरू में ना, रोग फिल्म में, अगर नहीं जी देखा हाँ तो वो बोलते हैं कि रात में मेरे को नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा तो ऐसे चांद चमक रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा। जो तो आप उनको देखिए वो किस तरह से देखते हैं, उनकी आंखें, उनकी आवाज, वो किस तरह से बोलते हैं। मुझे लगता है मोनोलॉग जो हमारे इंडिया के बाहर के एक्टर्स के भी हैं, वो भी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। जी उस पे उनमें एल पचिनो का भी है और भी बड़े बड़े जो अच्छे एक्टर हैं, सभी के मोनोलॉग हैं। जैक निकलसन का है बहुत लंबा एक, वो भी आप देखिए। तो वो भी यही बात करते हैं कि जो आपने एक बात पकड़ ली ना, उसकी कितनी बारीकी तक आप जा सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको एक बहुत मोटा धागा मिला है और बहुत ही बारीक सुई के नक्के में से उसको निकालना है, तो हमारी जो माँ होती है ना, देखते हैं वो ऐसे कैसे तोड़ती है धागे को और ऐसे ऐसे उसमें से भी टपा देती। तो जी मोनोलॉग इस तरह से होना चाहिए कि आपको एक आपका सामने पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पे आप अपने आप को केंद्रित कर रहे हो और इतना बारीक जितना जा सकते हो, क्योंकि बारीक जाना ही एक एक्टर की, किसी भी आदमी की एक समर्था होती है। जैसे मेरी ये कितनी समर्था है कि मैं आपको बात समझा पा रहा हूँ, अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो भी वो मेरी ही कमजोरी होगी। तो उस बात के ऊपर आपको केंद्रित रहना है कि जो करैक्टर आप कर रहे हो उसकी वो बहुत सी ऐसी बातें होगी जो दूसरे ने नहीं सोची होंगी कि वो ये बात एक ही डायलॉग 2 आदमी बोल रहे हैं, एक आदमी उससे और तरह के एक्सप्रेशन करता है, और तरह के रिएक्शन करता है, दूसरा और तरह के करता है। तो उसको जब दूसरा देखेगा तो बोलेगा कि यार तूने ये किया ना जो ये मैंने नहीं सोचा था। मतलब वो वहां तक गया जहां पर एक नहीं जा पाया और कोई तीसरा उससे भी आगे तक जाएगा एक ही मोनोलॉग में। तो मैं अगर आप मैंने ये जीत का देखा था मोनोलॉग, बाकी मैंने नहीं देखे, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अलग अलग मोनोलॉग
करने एक अलग बात है। एक ही मोनोलॉग करो जो उसको सारे करो, मतलब मोनोलॉग एक ही हो, उसको सारे तैयार करो और फिर सारे बैठ के सारे मोनोलॉग देखो, तो आपको पता चलेगा कि क्योंकि रिएक्शन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसपे हर आदमी एक सा ही रिएक्ट करता है, मगर सारी बातें ऐसी नहीं होती कि जिन पे सारे लोग एक सा रिएक्ट करें। तो यही बात समझने वाली है कि आपको बहुत कुछ नहीं दिखाना है, उसमें बहुत थोड़ा दिखाना है, मगर उसको इतना बारीकी से दिखाना है कि देखने वाले को लगे कि यार इसकी आंखें देखो, इसकी बात जो कर रहा है, कैसे देख रहा है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखो, ये शब्दों को पॉज कहाँ दे रहा है, कितने क्या क्या कैसे बोल रहा है। उस बात को मैं, अगर मुझे चुनना होगा तो मैं इस बात को चुनूंगा कि ये जो छोटी सी बात कर रहा है उसमें क्या है। क्योंकि एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार हम, बहुत पुरानी बात है, 20 साल पहले की बात है, कि कॉलेज का एक फंक्शन था, मतलब यूथ फेस्टिवल था, उसमें थिएटर, जिस तरह रोज नाटक होते हैं, तो मैं भी अब था तो छोटा ही, मगर मैं जजमेंट पे बैठा थे, मेरे साथ 2 बड़े लोग थे, एक मैं था। तो हम 2 लोगों का, जो मेरे साथ बैठे थे, मतलब 3 में से 2 लोगों की राय एक नाटक के एक कैरेक्टर के बारे में ये हो गई कि ये एक्टर को हम बेस्ट एक्टर देंगे, मगर उसका नाटक में डायलॉग कोई नहीं था। अच्छा। तो वो एक जो हीरो है उसको पकड़ के लाता है, कटघरे में उसको खड़ा करता है और फिर खड़ा हो जाता है ऐसे। तो सभी बोलते लोगों को देख रहे हैं, तो हमारी नजर थी जो उस पे जम गई कि यार ये जो ऐसे खड़ा है कैरेक्टर में, इसको देखते हैं कि यार कितनी देर कैरेक्टर में खड़ा रहता है। तो वो 35 मिनट का नाटक था, तो उसमें 20 मिनट वो अपने कैरेक्टर में रहा और वो उसने सिर्फ धोती पहनी हुई थी और ऐसा तगड़ा शरीर था और नंगी बॉडी थी, सिर्फ धोती थी, मगर वो जिस तरह से कैरेक्टर में रहा, हमने उसको बेस्ट एक्टर दिया। तो उसका जो डायरेक्टर था उसी नाटक का, हमारा दोस्त भी था, वो हमसे लड़ने लगा कि यार मेरे हीरो ने इतना अच्छा काम किया, आपने उसको नहीं देखा। तो हमने ये देखा कि, तो मेरे जो बड़े भाई थे वो थिएटर के बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, जो बड़े दूसरे मेरे जज थे, तो मैं तो जवाब देना तो बनता नहीं था। तो उन्होंने बताया, बोला यार तेरे को नहीं पता कि तेरा कौन सा कैरेक्टर है जो अपने कैरेक्टर में रहता है स्क्रीन पे, वो किस तरह के रिएक्शन करता है, उसको बोलने के लिए भी कुछ नहीं है उसके पास, उसको सिर्फ आकर खड़े होना है और वो कैसे खड़ा होता है राजा के सामने। तो ये बरीक बात थी, तो बाद में वो उन्होंने मानी। वही बरीक बात है जो मैं इस मोनोलॉग के बारे में बोलना चाहता हूँ कि उस, क्योंकि इस बात की कोई सीमा नहीं है, इस बात की कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कहाँ तक जा सकते हो। आपके पास जितना एहसास होगा, जितना तजर्बा होगा, जितना टैलेंट होगा, उस वहां तक जाओगे। कल को कोई और आपसे आगे जाएगा। जी सर, ये बात आपकी जो थी कि सबको एक मोनोलॉग दिया जाए और फिर देखा जाए कि सब कैसे करते हैं, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के लिए ये दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हेलो, आवाज आ रही है जी? और मैं जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप देखें और फिर हमसे डिस्कशन करें फिर आगे हाँ भी इस बिल्कुल बारे में। देखेंगे जी सर, बिल्कुल। तो आज ही मैं अनाउंस कर दूंगा और एक मोनोलॉग शेयर कर दूंगा, सिंपल सा कोई भी, जी और जी ताकि सारे लोग सेम करें नेक्स्ट वीक के, और जी फिर हम जी उस बारे में शनिवार के आसपास बात कर सकते हैं।
शुक्रवार या शनि। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात आपने बोली और बहुत दिमाग खुला, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत अमेजिंग होगा एक्चुअली, ये सेम मोनोलॉग करना, बहुत लर्निंग अच्छा है। अच्छी एक्सरसाइज है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर। और जो बारीकियां पकड़ने वाली बात जो कही है, बहुत रेलेवेंट बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात के लिए। क्योंकि अलग अलग फिल्म मेकर जो होते हैं उनकी अलग अलग राय होती है, कुछ राय अच्छी होती है, कुछ बहुत अच्छी होती है। ये बहुत अच्छी राय में से थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। और ये जो मुझे ऐसा लगता है, छोटा मुंह बड़ी बात, बट मुझे लगता है अगर मैं इस चीज को भी पकड़ के आगे चलूंगा या कोई भी चलेगा तो उनकी कला की उम्र बढ़ेगी। खासकर जिस तरह का सिनेमा अभी इस समय ग्लोबली बन रहा है, हिंदुस्तान में भी और बाहर भी। जी तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ इस एडवाइस के लिए। जी सर। और मैं अब क्वेश्चंस ओपन करना चाहूंगा, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हमारे पास कम से कम 10 मिनट है। तो किसके पास, कुणाल के पास कोई सवाल? जी सर। कुणाल अनम्यूट करो, बोलो। सत श्री अकाल अमरदीप सर जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हाँ जी। सर मेरा एक सवाल सी जिवें पंजाबी इंडस्ट्री विच आप हिंदी में बोलिए क्योंकि हम लोग सबको पंजाबी आता है। अच्छा ठीक है मैं हिंदी च गल करता सर। मेरे को पूछना ही था कि जैसे पंजाब में सर सिनेमा काफी बदल गया है। लाइक पहले जिस तरीके का सिनेमा बनता था, अब उस तरीके का सिनेमा लाइक बहुत चेंज हो गया है, बहुत रियलिस्टिक सिनेमा बनने लग गया है। और लाइक बहुत अच्छा लगता है सर देख के, क्योंकि एक वहाँ पर भी काफी अच्छे लेवल पर ग्रोथ हो रही है, एक अच्छे सब्जेक्ट्स को लेकर चीजें बनाई जा रही हैं लाइक ज्यादा मात्रा में। तो सर मी एज अ यंग एक्टर आल्सो लाइक वांट टू वर्क लाइक इन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री। सो उधर एक्चुअली है क्या सर, कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत कम है। तो हम लाइक कैसे शुरुआत करें, लाइक कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे प्लीज। मुझे आपको देखना है पहले। मुझे सिर्फ 4 ही लोग दिख रहे हैं। सर मेरी वीडियो नहीं आ रही? नहीं, वीडियो आ रही है सर, एक ही स्क्रीन पे है। तो सर इधर स्क्रॉल कीजिए, राइट स्क्रॉल कीजिए, ऐसे अपनी स्क्रीन करेंगे आप। अरे हाँ आ गया। हाँ अभी दिख रहा है सर, तो बोल रहा है, उसकी आवाज आएगी अब जी सर। वो उसकी शक्ल दिखेगी। कुणाल कुछ बोलो। जी सर। अमरदीप सर। हाँ कुणाल, कहाँ के रहने वाले हो आप? सर दिल्ली जनकपुरी। हाँ तो मेरी राय आपको ये है कि आपको पंजाब नहीं जाना। अच्छा। पंजाब जाने की सोचना भी मत। ओके। ये आप रिकॉर्ड करो इस बात को, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। हाँ जी। पंजाब में कुछ सर नहीं रिकॉर्ड है। हो रही है। हाँ कुछ नहीं है पंजाब में। वहाँ सिंगर्स की फिल्में बनती हैं। जी। और आपको शायद कुछ गलत फहमी है। तो कॉमेडी फिल्में बनती हैं, बहुत ही अजीब तरह की फिल्में हैं वो। उसमें एक सिंगर होता है, 3 4 5 कॉमेडियन होते हैं, 4 5 बूढ़े बूढ़ियां जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं वही होते हैं सभी। आप जैसे जो सुंदर लड़के हैं, इनके करने के लिए जो अच्छे एक्टर भी हैं, पंजाब में कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है। पंजाब में जो 1-2 लोग मेरे जैसे कोशिश कर रहे हैं, तो वो मैं उनमें से एक, तो मैं आपके सामने बैठा ही हूँ। मुझे जिस दिन जरूरत होगी आपकी, मैं तो आपको बुला ही लूंगा। अदरवाइज जो पंजाब है वो जीत को भी पता है, जीत पंजाब से ही है। और जो पंजाब के अच्छे एक्टर हैं, वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि बॉम्बे जाया जाए, क्योंकि वहाँ उनको काम नहीं मिलता। लड़कियां भी हों, लड़के भी हों, तो उनको काम नहीं मिलता। अभी आपको फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अभी आपने पाताल लोक देखा, तो उसमें जगजीत संधू किया है, बहुत बढ़िया काम।
तो जगजीत को पंजाब में तो कोई नहीं पूछता था। जगजीत पंजाब में तो मतलब एक बार उसने एक फिल्म में कॉमेडी कर दी जी जी तो बाद में लोग उसको उसी नाम से जानते थे। तो उसको इस तरह का कोई भी करैक्टर, क्योंकि पैसे होता ही नहीं है जी पंजाब में, तो जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए मुझे ये भी लगता है, सॉरी, कि मुझे लगता है कि आपको शायद ये बात लग रही होगी कि बॉम्बे में काम मिलना बहुत मुश्किल है, शायद पंजाब में आसान होगा। नहीं सर, शायद नहीं आपको सर, ये ऐसी भी लगता होगा कि नहीं सर, ऐसी बात शायद नहीं है। आपको ये भी लगता होगा कि दिल्ली से पंजाब नजदीक है, नहीं सर, ऐसी मगर बात ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं बेटा, नहीं है। ऐसा है नहीं कुछ, मतलब सुनो उस सर क्या कह तरफ रहे हैं। तो मुंह भी मत करना। नॉर्थ हाँ की जी तरफ दिल्ली में खड़े हो तो हम हमेशा इधर मुंबई की तरफ देखा करो। जी जी तो अभी हाँ, ये बहुत कड़वी और सच्ची बात बोल रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं, मगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप मेरी फिल्म एक जो अभी पिछले साल आई थी, नेटफ्लिक्स पे है, जोरा 10 देखिए नंबरिया, वो देखिए देखिएगा। सर, देखिए अब उसका सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है, जी 6 मार्च को हुआ था, वो अभी जी ओटीटी पे आने वाली है। जी जी तो थर्ड फिल्म जो जिसमें जीत भी करके आया है, मर जाने, वो हम लॉकडाउन के बाद जब सिनेमा खुलेंगे उसकी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। ओके ओके और मेरे अलावा जो जितेंद्र मोहर हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, कम काम करते हैं मगर अच्छा करते हैं। बाकी पंजाबी में जो काम होता है, जैसे गुरविंदर सिंह कर रहे हैं, उनका तो पंजाब से कोई लेना देना ही नहीं है। वो फिल्में तो सिर्फ फेस्टिवल में अवार्ड लेने के लिए बनती हैं। जी वो जी उस तरह का सिनेमा है जो वो चाहे नेशनल अवार्ड मिल जाए, चाहे कांस में चला जाए, कहीं भी चला जाए, उसमें काम करने का आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें काम करने वाली जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो हमारे घर में ही हैं, मगर उनको कोई नहीं पूछता। अगर आप एक पंजाबी की कॉमेडी फिल्म जो हिट हुई है उसमें आपने अगर एक पंच भी मारा है और वो चल गया, तो आपको मतलब लोगों के मैसेज आएंगे कि आप वही है ना जिसने वो फलां फिल्म में फलां काम किया था। तो दूसरे तरफ गुरविंदर सिंह की फिल्म में हीरो भी होंगे तो आप साइकिल पे फिर रहे होंगे पंजाब में, आपको नहीं कोई पूछेगा। ये बहुत सच्ची और खरी बात है। आप मेहनत करो, बॉम्बे में काम करो। जब बॉम्बे में काम करोगे तो पंजाब में भी और भी अच्छा काम हो रहा होगा, तो फिर आप जब पंजाब में जाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। अभी कुछ नहीं है पंजाब में। जी 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 थैंक यू सर। मैं थैंक यू। जीत से बोलना चाहूंगा कि सर को इनवाइट किया था जीत ने, तो कुछ बोलो जीत, थैंक यू बोलो हमारी तरफ से सर को। ऑल्सो जीत, मतलब हेलो डीजे आवाज आ रही है? हाँ हाँ मुझे आ रही है बिल्कुल। हाँ, तो सीधे बताइए जरा सर के बारे में, कैसा रहा आपका अनुभव? मेरे को तो बहुत मजा आया सर आपसे बात करने में। मुझे पता ही था कि सबको बहुत मैं मजा आएगा, आपको एक बात बताता सर हूँ मेरा एक छोटी सी। सवाल। हेलो हाँ जी, हाँ जी सर। पूछिए। हेलो हाँ हाँ, सर आप कुछ कह रहे थे? नहीं सवाल पूछो पहले, मैं बाद में करूँगा। जी जीत अभी कोई बोला था मेरा 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 कौन सवाल विकास पूछ रहा था? विकास 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 मैं पूछो, जल्दी पूछो, 5 मिनट है सर हमारे पास। हाँ 4 मिनट। तो सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम कुछ पढ़ते हैं, मतलब जैसे हम कुछ लिखने जाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत कविताएं लिखूं या कोई शॉर्ट स्टोरी लिखूं, पर जब मैं लिखने जाता हूँ तो मेरी जो स्टोरी या जो मेरी कविता होती है ना, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है उसी के आसपास घूमती रहती है। मतलब मैं कुछ अलग से नहीं सोच पाता हूँ, या जैसे मैंने कुछ पढ़ा तो मैं सोचता हूँ कि उसी के आसपास कुछ लिख दूं, तो एट द एंड वो मेरा एंड भी वही उसी तरफ जा रहा होता है, तो मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो उसके लिए हाँ, ये तो पहले ये आप ऐसा मत सोचिए कि जो पढ़ा है उस तरह से कुछ लिख दो। तो बहुत, मैं तो हमेशा कहता हूँ, मुझसे बड़े हैं जो, वो भी यही कहते हैं, लिखना इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता जितना पढ़ना जरूरी होता है। तो जैसे गुलजार साहब ने बोला था कि पढ़ो 10 किलो
लिखो 50 ग्राम। वो बात है। मतलब ये बात आप सोचो ही मत ना कि यार अगर पढ़ा है तो लिखना जरूर है, ऐसे मत सोचो, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। मैंने पूरी जिंदगी में बचपन में ये सोच, मतलब बड़ों से जो उस्ताद लोग हैं उनसे ये सीख लिया था कि जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप सुनते हो, जो भी आप देखते हो, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि यार अभी कुछ लिखना बाकी है जो मुझे ही लिखना चाहिए, तो लिखो, फिर लिखो आप कि यार मेरे दिमाग में ये बात आई है और ये बात मैंने कहीं नहीं पढ़ी, कहीं नहीं सुनी, फिर लिखो। अगर आप किसी बात को पढ़कर लिखते हो कि यार मैं भी ऐसा लिखूं, तो ये इसका तो आधार ही गलत है, इसका तो बेसिक ही गलत है, जो बेस है वो गलत है। आप पढ़ते जाओ, जब पढ़ते रहोगे तो आप पता भी नहीं चलेगा, जिस दिन आप लिखोगे वो क्या लिखोगे आपको नहीं पता हो। वो ये बात सच है कि हमारी जो पूरी हमारी जो हमारी इतना होती है वो उसी का हिस्सा होती है जो लिखते हैं, सुनते हैं, वहीं से मिलता है सारा कुछ, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उसको हम अपने रंग में, अपने तरीके से उसको बदल कर पेश करते हैं, उसको बदल कर पेश करते हैं। शब्द वही है, वही शब्द बाबा बुल्ले शाह ने लिखे थे, वही शब्द हैं जो भक्त कबीर ने लिखे थे, वही शब्द हैं जो तुलसीदास जी ने लिखे थे, वही शब्द हैं जो श्री गुरु नानक देव जी ने लिखे थे, वही शब्द है। वो वेद व्यास ने भी लिखे थे, सभी ने वही लिखे, शब्द वही हैं, बातें भी वही हैं। सब कोई बोलता है कि अच्छा आदमी बनना चाहिए, सब कोई बोलता है भगवान से डरो, सब कोई बोलता है मौत अटल है, मगर अपने अपने शब्दों में है। इसलिए आज भी लिखा जा रहा है, मुझसे पहले भी लिख रहे थे, मैं भी लिख रहा हूँ, मेरे बाद लिख रहे हैं, गोकुल भी लिख रहा है, गोकुल के बाद भी लिखा जाएगा, उसके बाद भी लिखा जाएगा। मगर ये सोचकर नहीं लिखा जाएगा कि जो पढ़ा है तो वैसा लिखे, उसकी जरूरत नहीं। आपने ये नहीं सोचा कि आपने लिखना है, आपने सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ देखना है, सिर्फ सुनना है, फिर आपके दिमाग में कुछ आएगा तो वो आपका होगा, वो आपका होगा, जिसके लिए आपने कोशिश नहीं की, कभी कोशिश नहीं। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल सर। सीधे यस, मेरा एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ अभी। जी सर। मेरा एक है पूरी दुनिया में, मुझे लगता है पंजाबी का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला है वो, 30 साल हो गए, आज 30 साल पहले वो रिलीज हुआ था। 2000 में वो गीत है जो सिली सिली आउंदी है रोंदा होवेगा। जी 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 हंस जी ने उसको गाया था, बड़ा उसका वीडियो था। बॉबी खान, अहमद खान जो अब डायरेक्टर हैं, तब वो कोरियोग्राफर थे, उन्होंने बनाया था। डेजर्ट में उसका वीडियो था, जैसलमेर में। तो वो बात जब मेरे दिमाग में आई थी तो मैंने सोचा थोड़ी था, मेरा सबसे बड़ा गीत है वो, मेरे बहुत से गीत और भी हैं, बहुत सी कविताएं हैं, बहुत जो मशहूर भी हैं, मगर मैंने नहीं सोचा कि मैंने कोई गीत सुना या मैंने कोई और रचना सुनी तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा लिखा जाए। वो अपने आप आता है, तो अपने आप जब आता है तो फिर इतना बड़ा बन जाता है, फिर आप नहीं सोच पाओगे। तो इसलिए अभी आप प्रोसेस में हो, रहो। जो कला इसमें कोशिश की जाती है, अपने आप होती है, लिखने की चाहे गाने की, उसमें एक रियाज है। जैसे गाने का रियाज होता है साल पर घर में हारमोनियम बजाकर बैठकर, उसी तरह का रियाज होता है
लेखक अगर आपके अंदर है तो उससे पहले पढ़ने का रियाज है। सोचो मत, ये मत सोचो कि अभी मैं भी लिखूं। थैंक यू सर। जीत। यस, सो कि मेरा एक्सपीरियंस सर के साथ काम करने का कैसा रहा, तो जो सबसे जबरदस्त चीज है इनके साथ बात करने की, यू गेट टू सी कि इनका ब्रेन इतना ज्यादा कैपेबल है कि इतनी बारीक डिटेल्स ये लिखते हैं और करवाते हैं कि इतना मजा आता है काम करने का। इट एवरी डे ब्लोज योर माइंड कि हाउ कैन समवन बी सो capable, so much capable of thinking of so many small things। तो ये सबसे ज्यादा मुझे अमेज करता है इनके साथ काम करते हुए, क्योंकि सर लिखते भी खुद ही हैं, इनके डायलॉग्स भी खुद ही लिखे होते हैं, स्टोरी भी खुद ही लिखी होती है, एक्शन तक ये खुद डिजाइन करते हैं, उसके बाद एक्शन मास्टर जो होते हैं आके ठीक है करवा देते हैं। पर लेकिन सब कुछ इन्होंने सोचा होता है, और मतलब मैं हैरान रह जाता हूँ कि इतना केपेबल ब्रेन, तो बहुत मजा आता है इनके साथ काम करने में। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, बात ये होती है कि जीत की एग्जांपल लेकर बात कर रहा हूँ, जीत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जब ये फिल्म अभी जो करके आया हूँ, जो जिसका अभी एडिट किया है मैंने, तो उसमें जीत ने एक नेगेटिव कैरेक्टर किया है, हार्डकोर नेगेटिव। तो मैं इसको जानता हूँ, बहुत फैमिली फ्रेंड है मेरा, तो मगर ये बहुत खूबसूरत और चिकना गोरा चिट्टा तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे इसको बोला कि यार अगर तेरी शक्ल बिगाड़ दे तो चलेगा। तब इसको नहीं मैंने बोला था कि मैं तेरे को फिल्म में लूंगा, ये बात इसको नहीं मैंने बताई थी। मैंने इसको बोला कि यार मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें एक ऐसा कैरेक्टर है, तो मेरी आदत है मैं नए लोगों के साथ थिएटर वाले, क्योंकि खुद थिएटर वाले हैं, इसलिए मैं बहुत से लोगों को, मतलब नए लड़कों को लेता हूँ। 2-4 जो मेन कैरेक्टर है उनको छोड़कर बाकी सब मैं थिएटर वाले नए लोगों के साथ ही काम करता हूँ। तो सीजे के साथ मैंने जोड़ा किया था, उसमें तो सीजे बिल्कुल ही एक चिकना है, सा कैरेक्टर है इसका। तो बाद में इसको मैंने बोला कि यार मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है कि एक कैरेक्टर है, मगर वो तेरे पहले कैरेक्टर से बिल्कुल ही उल्ट है। वो बहुत ही खूंखार है, देखने में बहुत ही बदशक्ल है, वो स्मैक किया है, वो हमारे पंजाब में बोलते हैं वो चिट्टा लगाता है ना, तो सिगरेट पीता है 24 घंटे और बहुत ही गंदे कपड़े पहनता है, वो इस तरह का कैरेक्टर है। तो चलेगा, तू करेगा? तो इसने बोला कि हाँ मैं करूंगा। हम बहुत कहीं दूर बैठे थे, माथेरान बैठे थे हम तो इसने बोला कि हाँ मैं करूंगा। तो मेरे भी एकदम ही आ गया दिमाग में वैसे कि चल तेरे को बिगाड़ते हैं यार, क्या गोरा चिट्टा ऐसे। तो मैंने वो कैरेक्टर इससे करवाया, इससे दाढ़ी रखवाई। आपने देखा होगा बहुत देर लंबी इसने दाढ़ी रखी हुई, तो मूछ को ऐसे ऐसे जो होता है वो किया, ट्रिम करके थोड़ी दाढ़ी, इसकी आंखें काली है, सूटा पीता रहता है, तो वो उस तरह का सारा कैरेक्टर किया। तो ये बात होती है कि जब मेकर है, जो डायरेक्टर है, वो कई बार वो बातें देख लेता है जिससे जो कैरेक्टर आपको नहीं लगता कि यार मुझे कोई इस कैरेक्टर में क्यों लेगा। आपको लगता है कि मुझे तो ऐसे ही कैरेक्टर मिलेंगे। मैं आपको समझाने के लिए या बताने के लिए, समझाने के लिए नहीं, बताने के लिए, समझाने वाला तो मैं कौन हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। मैं आपको बताने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि ये बात कभी भी सोच के मत रखिएगा कि मैं तो यार देखो ऐसा हूँ, मैं तो थोड़ा सा नया हूँ,
मेरा तो थोड़ा सा पेट पड़ा हुआ है, या मेरे तो बाल कम है, तो मुझे तो ऐसे ही रोल मिलेंगे, जो ऐसे ऐसे रोल होते हैं कोई। तो ये नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो मेकर की नजर चाहिए। मेकर जो चाहता है वो आपसे वो करवा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे जब अग्निपथ का रीमेक बनी थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि ऋषि कपूर जी ऐसा कैरेक्टर भी करेंगे जो उन्होंने अग्निपथ के रीमेक में किया था, नेगेटिव कैरेक्टर। खुद ऋषि कपूर को भी नहीं पता था। तो ऋषि कपूर ने भी ये बोला था कि यार क्या क्या कर रहे हो, ऐसे मैं नेगेटिव कैरेक्टर करूंगा, आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। मगर आप जब अग्निपथ को देखते हो तो मुझे लगता है कि वो उसमें संजय दत्त भी है विलन, मगर जितना खतरनाक विलन ऋषि कपूर है वो उतना खतरनाक संजय दत्त नहीं है। तो ये बात होती है कि आज का जो टाइम है, आज का टाइम बहुत अच्छा टाइम है एक्टर के लिए। आपको कोई कुछ भी, किसी को कुछ भी मिल सकता है, कोई मौका भी मिल सकता है, कोई भी हीरो बन सकता है, कोई भी बड़ा रोल मिल सकता है, कोई भी वेब सीरीज में आपको, कोई किसी भी लड़की को, किसी भी लड़के को कुछ भी मिल सकता है। अब वो टाइम चला गया जब एक मतलब ऐसे बना के रखते थे खाने के, ये लोग कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, ये वो है, ये वो है, जहाँ आप घर से निकलते थे ये सोच के कि आप तो ये हैं, आप तो सत्यन कप्पू हैं तो आपको तो बाप का रोल मिलेगा, आप जगदीश राज हैं तो आप तो पुलिस वाले बनेंगे। वो सब टाइम चला गया। अब आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कोई भी काम, कोई भी हीरो, कोई भी पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव, कुछ भी नहीं होता। सब ये जो बातें हैं वो खत्म हो चुकी हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ। जब आप सीजे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैं बात कह रहा था शायद उस दिन आपको ज्यादा समझ में आएगी। बिल्कुल सर, इनफैक्ट हम इंतजार कर रहे हैं इसका कि सीजे को कब हम ऐसे देखें। सीजे मेरा बहुत पुराना दोस्त है, अब वो हीरो बनने आया था, वो नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा है, तो बहुत बढ़िया है। और ये आगे नेक्स्ट कमिंग सैटरडे में सर एक और सेशन करना है, जो इस वीक मोनोलॉग देंगे सेम सब लोगों का, तो वो उस पे देख के डिस्कस करने का एक सेशन करते हैं। हाँ, जैसे करना होगा सर, हम शेड्यूल आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम देख लेंगे उसको। जी, जब आप थोड़ा अवेलेबल होंगे, थोड़ा समय निकाल पाएंगे, आधा घंटा हमारे लिए, तो और थोड़ा आप देख भी लीजिएगा। हम करते हैं एक्सरसाइज को, बहुत अच्छा आइडिया ये। एंड बहुत 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 शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वैल्यूएबल समय निकाला हम लोगों के लिए, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को आज सुनने को मिली। मन तो करता है कि और 3-4 घंटे बैठ के आप सुन लेते, कोई दिक्कत नहीं। लॉकडाउन खुलने के बाद जब मिलने लगेंगे तो मिलेंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम सब सही रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन अ सेशन, एंड मैं चाहूंगा कि सब लोग एक बार ही अनम्यूट कीजिए और सर को हम जैसे शुक्रिया अदा करते हैं वैसे करेंगे। Thank you sir, thank you so much sir, thank you so much sir, बहुत अच्छा सेशन, थैंक यू। चलिए ठीक है, लीविंग द मीटिंग। यस सर, थैंक यू। कुणाल, रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं आप। अब वो रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करेगा। कहाँ से जाएगा ये? ऊपर ऑप्शन है लीव का, ये रिकॉर्डिंग ही आ रहा है, लीव कहाँ से आएगा? फोन के बीचों बीच आप एक बार क्लिक कर दीजिए, आपके टॉप राइट पे लीव करके आ जाएगा लाल कलर का। इंटरनेट ऑफ कर दो नहीं तो। हाँ गया, फिगर आउट कर लिया। हाँ भी सीजे क्या हाल है? अरे कुणाल चोपड़ा बंद कर दे रिकॉर्डिंग। क्या? अब वो रिकॉर्डिंग है नहीं वहाँ पे कुणाल चोपड़ा, वो रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। तो गाइस कितने लोग बचे हैं इस ग्रुप पे? अलग से वो ग्रुप पे ही बात करनी पड़ेगी। हाँ तो इसको बंद कर दो। अच्छा, सब लोग इससे एग्जिट मार के दोबारा आ सकते हैं कॉल पे, जो भी है कॉल पे।
जी 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 ठीक है। तो लीव करके मेरे वाले उस पे आ जाओ जो मैंने उसके लिए शेयर किया था। अरे यार वो बिना सुने चले किसके गई। लिए? मेरा जो सेशन है कहाँ पे है निकल, लिंक? ठीक है, आप उनको इनवाइट भेज देना। हम वो रिकॉर्ड होते रहेगा। सुनो यार। कहाँ है वो लिंक जिस पे आना है? कुणाल, ये रिकॉर्ड क्यों हो रहा है अब तक? आप रिकॉर्डिंग बंद कीजिए ना।